नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में। आप सभी ने आते जाते जब भी आप कहीं ट्रेवल करते हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, आपने उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को घूमते हुए देखा होगा जो भीख मांगते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं जो भीख मांगते हुए आपको दिखाई देंगी। तो ये आजकल क्या है, बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लोग फेस कर रहे हैं, इसलिए भी भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मलाइज होता जा रहा है और इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक समस्या के रूप में सामने आ रही है और इसको लेकर के राज्य सरकार बहुत सारी नीतियां भी बना रही है। तो इसी बारे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि भारत में जो भीख मांगने की समस्या है, इसके कारण क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इसको लेकर के कौन कौन सी सरकार ने कानूनी और नीतिगत ढांचों का विकास किया है। तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। चर्चा में ये क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि बाल भिक्षावृत्ति पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह नाबालिगों के पुनर्वास के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करें हाई कोर्ट में कि क्या कर रही है दिल्ली सरकार इससे संबंधित, क्योंकि दिल्ली में आप देखोगे ये समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, यदि बात की जाए कि भीख मांगने की, तो भारत में आर्थिक विकास के बावजूद, जो कि तीव्र है, काफी तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद जो भीख मांगना है वो सबसे गंभीर समस्याओं में वर्तमान में देखा जा सकता है। अब क्या कारण है? एक तो रहता है कि आर्थिक कारण है, लोगों के पास संसाधन नहीं है, और भी बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि भीख मांगना आखिर क्या होता है और क्या क्या चीजें हैं। भीख मांगना, जिसे पैन हैंडलिंग भी कहा जाता है, क्या कहते हैं हम इसको? पैन हैंडलिंग। ठीक है, दूसरे से भिक्षा या अन्य प्रकार की मदद मांगने की प्रथा है जिसमें बदले की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं होती है। इसको बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं? भीख के नाम से जानते हैं। लेकिन भीख का संबंध यदि हम अपने पुराणों से या फिर हम अपने इतिहास से संबंधित देखें, धर्म से जोड़ करके समझे, तो भीख मांगना एक ही बहुत अच्छा कार्य समझा जाता था। आप देख रहे हो कि ये भिक्षु है। भीख मांगना और भीख देना दोनों ही पुण्य के कार्य समझे जाते थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म है। वर्तमान में आप देखोगे जितने भी जैन भिक्षु हैं या जितने भी जैन अनुयायी हैं जो पूरी तरीके से दीक्षा ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? सिर्फ वो एक टाइम खाना खाते हैं और वो भी उनके हाथ में जितना आता है, लोग देते हैं, वो उतना ही खाते हैं। तो वो भी क्या, एक प्रकार की भिक्षा है जो वो मांग रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भिक्षा की यदि बात की जाए तो वो हमारे इतिहास में बहुत ही एक पुण्य का काम माना जाता था। ठीक है, और भिक्षा देना भी एक बहुत ही पुण्य का काम था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है कि हम ना बहुत हीन भावना से उनको देखते हैं और कोई भी, चाहे वो, हमें एक्चुअली कैटेगराइज नहीं कर पाते हम कि एक्चुअल में किसी को इसकी आवश्यकता है भी या नहीं, और या कोई सिर्फ इसको एज अ बिजनेस यूज कर रहा है या इससे संबंधित कार्य कर रहा है। आपने इससे बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि यहाँ पे पूरा एक गैंग होता है जो बच्चों को कहीं से पकड़ करके लाए होते हैं, तो उनका एक गैंग बना दिया जाता है, उनको भेज दिया जाता है। उनका एक नेता होता है, सरगना होता है, जो शाम के टाइम उनसे पूरा जो भिक्षा होती है वो कलेक्ट करता है। ठीक है, कई बार इसका कानूनी एक्शन भी लिया गया, कई बार ऐसे जो गैंग्स हैं उनको पकड़ा भी गया है। तो इस प्रकार से समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आगे बात कर ले कि भीख मांगना हमेशा एक नेक काम के रूप में देखा गया है। ठीक है, भिक्षा शब्द अक्सर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में देखने को मिलता है, लेकिन इस्लाम में यदि बात करें तो इसका मूलभूत सिद्धांत जकात से है। जकात लगाया जाता था ना। ठीक है, तो हालांकि हाल के दिनों में यह कोई सामाजिक आर्थिक परिणामों के साथ साथ एक समस्या भी बन गई है। आगे बात कर लेते हैं इसमें भारत में भिक्षावृत्ति क्यों प्रचलित है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और एक समस्या के रूप में सामने आ रही है। और पहले क्या होता था कि एक जो भिखारी है, जो वास्तव में साधु है, आपके द्वार पर आता था, एक दो बार कहता था और चला जाता था। ठीक है, आप दो तो अच्छा, ना दो तो भी अच्छा। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे ऐसा बच्चों को ट्रेन कर दिया गया है, ऐसा लड़कियों को ट्रेन कर दिया गया है कि वो खड़े रहते हैं, कई बार आपके कपड़े पकड़ लेते हैं, आपको पकड़ लेते हैं, आपका बैग पकड़ लेते हैं, आपको जाने नहीं देते, और अगर आप नहीं दोगे तो वो आपको गुस्से में पता नहीं अनाप शनाप बोल करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं जिस पर सरकार को कोई ना कोई एक्शन अवश्य लेना चाहिए, और बात भी करेंगे सरकार ने इससे रिलेटेड क्या एक्शंस लिए हैं।
ठीक है। सबसे पहला है यहाँ पर आर्थिक पहलू। अगर बात की जाए कि समस्या क्यों बढ़ रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इस वजह से ये जो भिक्षावृत्ति है ये बढ़ती जा रही है, वो अपना भिक्षा मांग करके काम चलाते हैं। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरी बात की जाए प्राकृतिक त्रासदियां। कई बार ऐसा होता है कि किसी गांव में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, किसी की खेती पूर्णतः नष्ट हो गई। बेसिकली जो लोग बटाई पर खेती लेते हैं उनका तो सब कुछ चला जाता है। ठीक है, वो कहीं से पलायन करके आए, कहीं पर बाढ़ आ गई, तो इस तरीके की जो प्राकृतिक त्रासदियां आती हैं इससे भी बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। ठीक है, इसके पश्चात आता है मनोवैज्ञानिक मुद्दे। मनोवैज्ञानिक मुद्दे में क्या है, आप देखोगे कि कई बार सबको ना बहुत इजी साधन लगता है ये, कि इजीनेस है, इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, बैठना है, भीख मांगना है और हमारा आराम से काम तो चली जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मानसिक तौर पर उतना सक्षम नहीं है तो उसको भीख मांगने के लिए लोग भेज देते हैं। ठीक है, वो भी भीख मांगने जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आगे बात करेंगे सामाजिक मुद्दे। अच्छा, सामाजिक मुद्दा यहाँ पर एक मेन पॉइंट बन करके नजर आ रहा है, जो एक्चुअल में मैंने अपने सामने फील किया। इसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि किसी घर में कोई बुजुर्ग महिला है या फिर कोई बुजुर्ग पुरुष है, उसके घर वाले जो है, चाहे उसकी बेटी हो गई, चाहे वो बेटा हो गया, चाहे वो उसकी बहू हो गई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, घर में नहीं रखते हैं। ठीक है, या फिर कोई मेंटली माइंड से इल है तो उसको घर में नहीं रखते हैं, निकाल देते हैं। जब वो बहुत बुजुर्ग हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं है, उससे लेने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। तो वो जो बुजुर्ग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो वो क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए बेचारे सड़कों के किनारे रहते हैं, भिक्षा मांगना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वही उनका एक आय का स्रोत बनता चला जाता है। तो ये जो यहाँ पे सामाजिक मुद्दा है ना, ये धीरे धीरे इन केसेस में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही एक चिंता का विषय है। ठीक है, कि यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को, अपने सास ससुर, इन सारे लोगों को, या फिर कोई भाई है ऐसा जिसने शादी नहीं करी, ठीक है, और अंततः जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको घर से निकाल दिया गया। तो ऐसे केसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे जहां पर ये सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड लोग ये भीख मांगने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, शारीरिक मुद्दा क्या होता है, जैसे मैंने बताया, कोई अंधा है, किसी को सुनाई नहीं देता है, नेत्रहीन है, तो वहां पर क्या होता है कि वो लोग भीख मांगने लगते हैं। कोई चल नहीं पा रहा है, किसी के पैर में कोई दिक्कत हो गई है, किसी का पैर कट गया है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे स्टेशंस पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर लोग भीख मांगते हैं। धार्मिक पहलू, अच्छा, धार्मिक पहलू में क्या आ जाता है कि धर्म में ये जितने भी आप देखो कि बाल भिक्षुक होते हैं, जब वो किसी आश्रम में शिक्षा लेने जाते हैं तो वहां पे उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है। साधु लोग होते हैं, वो शिक्षा मांगते हैं, लेकिन आजकल उसमें भी देखोगे कि आपको कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, किसको हमें भिक्षा देनी है, किसको नहीं देनी, क्योंकि उससे बहुत सारे केसेस भी देखने मिलते हैं। आप देखोगे कि आपने किसी को दिया कि लो आप खा लो जा करके, तो कहेगा नहीं हमें पैसे चाहिए। आपने अगर खाने को कुछ दे दिया है, खाने को दोगे तो वो वापस कर देगा या फिर फेंक देगा जा करके। तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम से अगर कोई सच में भूखा है तो आप उसको खाने के लिए नहीं दोगे, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर पैसे दे दो तो सिगरेट पियेंगे, गांजा पियेंगे, दारू पी करके पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रिएट करने, जो समाज में क्रिएट हो गई, और हम कैटेगराइज करने में मुश्किल हो गया है हमें कि किसको वास्तव में आवश्यकता है और किसको नहीं। और ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी वजह से आप देखोगे कि भारत में जो भिक्षावृत्ति है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भीख मांगने वाले कार्टेल। ये जो कार्टेल्स है ये कैसे काम करते हैं, ये विशेषकर आप मेट्रो सिटीज जो है वहां पर ही आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपका दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ महानगरों में जो भीख मांगने के लिए कार्टेल बनाए जाते हैं, जिनमें आप देखोगे इनका एक सरगना होता है। ये बच्चों को नशीली दवाएं दे करके पूरा दिन लटाए रहते हैं, जिससे वो इल लगे, बीमार लगे, ठीक है, वो सोते रहते हैं, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लोग भिक्षा दे करके जाए। और ये बच्चे कौन से होते हैं, जो कहीं ना कहीं से पकड़ करके लाए गए होते हैं, स्टेशन से उठा के लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सेक्टर्स हैं इनको भी हमें नोटिस करना है, और सरकार इनके लिए क्या कार्य करेगी या भारत में क्या प्रावधान है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भिक्षावृत्ति से निपटने के लिए भारत में कानूनी और नीतिगत जो ढांचे हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 4,13,670 भिखारी और आवारा लोग हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की 9वीं प्रविष्टि में है विकलांगों और बेरोजगारों की राहत दिलाना। इसको राज्य का विषय बताया गया, तो इसके लिए कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है, राज्य इसके लिए कार्य कर सकता है। ठीक,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी क्षमताओं में कल्याणकारी उपाय करने के लिए मार्गदर्शित करता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार इन लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनाए, इनके लिए कार्य करें और इनको एक घर प्रदान करें। जैसे अभी हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बोला कि वो इस प्रकार के जो भी बच्चे हैं उनके पुनर्वास की उन्होंने क्या व्यवस्था करी है, वो कहाँ रह सकते हैं, उनके लिए खाने की क्या व्यवस्था है, यदि उनको शिक्षा दिलानी है तो किस प्रकार से दिलानी है, उनके लिए क्या योजनाएं बना रही है दिल्ली गवर्नमेंट, उसका सारा ब्यौरा हाईकोर्ट में पेश करे आकर के। तो वैसे ही राज्य इनके लिए कार्य कर सकती है और नीतिगत ढांचे जो है वो तैयार कर सकती है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। ठीक है, ये जो अभी मैं आपको कार्टेल दिखा रही थी जहां पर बच्चों से जबरदस्ती भिक्षा मंगवाई जाती है, तो इसके तहत यहाँ पर अनुच्छेद 23 के तहत संविधान के कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगी हुई है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363A अपहरण के कृत्यों व्यक्तियों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से अपंग बनाना क्या है, एक अपराध है। और राज्यों में भीख विरोधी अधिनियम जैसे कि भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 भी इस प्रथा पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके के अधिनियम बनाए हुए हैं ताकि भिक्षावृत्ति पर रोक लग सके। इसके बावजूद आप देखोगे कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है और जो भिक्षा मांगने का तरीका है वो भी बहुत ही चेंज हो चुका है। ठीक है, जो भिक्षा मांग रहे हैं वो भिक्षा ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें दे करके गए हैं और हमसे जबरदस्ती वो ले रहे हैं। ठीक है, और इससे जो आम जनता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसा नहीं है, या मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि वो जो ये कार्य कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं या फिर उनकी एक आदत है। जैसे मैंने बताया कि टाइप्स है, किस किस टाइप के अनुसार लोगों ने भिक्षा मांगना शुरू किया, क्या चीजें रही। लेकिन आप देखोगे उनको भी यदि आप चाहते हो कि वो कुछ अच्छा करे या फिर वो कुछ आप उनको अच्छे से अच्छे कपड़े दे आइए जा करके। कई बार ये कहावत कही गई है कि आप भिखारी को कभी अपने कपड़े मत दो, क्योंकि वो अगर अच्छे कपड़े पहनेगा तो उसको कोई भिक्षा देगा ही नहीं, तो वो आपके कपड़े पहनता ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आप हेल्प करने के उद्देश्य से देने भी जा रहे हो तो भी वो हेल्प लेते ही नहीं है, वो उस तरीके से उसको कंसिडर करते ही नहीं है, क्योंकि उनको वो कार्य ही करना है। ठीक है, सरकार इतने सारे नियम कायदे कानून बना रही है फिर भी उस पर कोई भी रोक नहीं लग पा रही है। ठीक, तो ये बहुत ही एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है। राजस्थान ने अभी हाल ही में इसके लिए एक योजना बनाई थी, तो वह योजना क्या है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि पुलिस द्वारा इन गरीब व्यक्तियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के मामले के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनकी आलोचना की गई थी, जिसे अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने का दावा करती है। अब जब ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, तो इनको क्या किया गया, हिरासत में लिया गया, रखा गया। और इनसे तो जब इनको हिरासत में लेना शुरू किया गया तो कई लोगों ने, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक संस्थान थे जिन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, हमारा जो अनुच्छेद 14 है और अनुच्छेद 21 है वो इसके तहत वायलेट हो रहा है। अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये वायलेट हो रहा है उनके अकॉर्डिंग। आप देखोगे कि ये जो गैंग्स हैं यानी कि ये जो भिक्षा मंगवाते हैं, यहाँ पर आप सबसे ज्यादा देखोगे कि जो आतंकवादी एक्टिविटीज हैं ये भी इनके द्वारा कहीं ना कहीं करवाई जाती है। छोटे मोटे आप पॉकेट चोर देखो, चोरियां देखो, वो सब इनके द्वारा होती है, वो सारे कार्य इनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये एक अपराध है और इससे हमें जल्द से जल्द क्या है, छुटकारा पाना है। आगे बात कर लेते हैं हम, भारत में भीख मांगने की जो निहितार्थ है वो क्या है। एक तो भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार। देखिए, हम कोई भी मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसको अपने पास नहीं रखना चाहते। समस्या भी हम ही है, इसी वजह से वो समस्या बढ़ रही है। तो वो क्या होगा, हम उसको घर से निकाल देंगे, नहीं रखेंगे उसको कि ये ऐसा है, अपंग है या काम नहीं कर रहा है, तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा। अब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, सड़क पर अगर भूख लगी है तो वो मांगेगा या फिर उसी सही रोड किनारे पड़ा होगा और वो वहीं पर रह रहा होगा और भीख मांग रहा होगा। ठीक है, तो ये रहता है, उनको समाज में बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। रीजन ये है क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है। लेकिन अब क्या है, वो बहिष्कार का कारण खुद ही बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजमेंट आपको उनमें देखने को मिलेगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है। ठीक है, और वे संगठित भीख मांगने वाले गिरोह के हाथों दुर्व्यवहार और शोषण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। साथ ही साथ शोषण और मानव तस्करी, विशेषकर बच्चे आपराधिक नेटवर्क द्वारा उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे नेटवर्क्स जो होते हैं वो आपराधिक कार्य भी करवाते हैं, चोरी भी करवाते हैं, सारे कार्य उनसे करवाए जाते हैं या फिर उन्हें मजबूर किया जा सकता है। वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों में अंतर करना अब मुश्किल हो चुका है। यही मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि असली और नकली भिखारियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि सबसे जो छोटे
बच्चे हैं उनको भी भीख मांगने की उचित विधि की शिक्षा दी गई है, उन्हें बताया जाता है। आप देखो ना, कोई बच्चा बैठा हो साइड में, रोने लगेगा अचानक से, दे दो खार नहीं, और उसी सर्टेन टाइम पे 5-10 मिनट टहल करके आओ और देखो कि आप वो शांति से बैठा है, मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है। तो इतना उनको सिखा दिया गया, इतना उन्हें चीजें बता दी गई हैं। आमतौर पर शिशु सोते समय पाए जाते हैं क्योंकि उनको सुला करके लाया जाता है। शिशु को अक्सर दिन के दौरान जहर दिया जाता है ताकि वे अस्वस्थ दिखे और युवा महिला भिखारियों द्वारा आसानी से उन्हें ले जाया जा सके। ठीक है, भिक्षावृत्ति को वैध बनाने के लिए किराए के बच्चों का बड़ा पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। ठीक है, इसके निष्कर्ष क्या निकल के सामने आ रहे हैं या फिर इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम तो हमने वैसे भी डिस्कस कर ली, अब इसका क्या वे फॉरवर्ड है, कैसे इससे हम निपट सकते हैं, इसकी बात की जाए तो भिक्षावृत्ति से निपटने के लिए सामाजिक, आर्थिक और सरकारी पहलों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पुनर्वास कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी सहित सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से ही इस समस्या को बेहतर तरीके से निपटारा पाया जा सकता है। यहाँ पर बात की गई है सामुदायिक भागीदारी, यानी कि हम आम जनता ही मिल करके कार्य कर सकते हैं, उनके लिए एक रहने का सेंटर बना दें, या फिर आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कभी खाना वितरित करवाते हैं, कभी कपड़े वितरित करवाते हैं, लेकिन वही है ना, जिसने इसको व्यापार बना लिया है उसको चाहे आप खाना दो चाहे कपड़े दो, उसका कोई भी निष्कर्ष निकल करके नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही जटिल समस्या होती जा रही है। सरकार इसके लिए नीतियां बना रही है लेकिन लगातार ये नीतियां उसकी फेल होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है कि मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें भेदभाव के एक रूप में अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा शामिल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर मुझे अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं जब इस प्रकार से कोई बच्चा या आपको दिखता है तो आप क्या करते हो? ठीक है, वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।